हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, पहले तो बात आती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। तो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर मेनली डीएनए, ठीक है। डीएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा या एक पर्टिकुलर कोडोन होते हैं किस पे? एमआरएनए पे। और वो जो कोडोन है वो कोड करते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। ये आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास, उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर चेंजमेंट आता है, ठीक है। क्या आता है? उसके अंदर चेंजमेंट आता है। फॉर एग्जांपल्स क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर फर्स्टली क्या है कि या तो ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, या क्रोमोसोम जो है उसके अंदर शेप के अंदर चेंजमेंट आएगा, या क्या है कि भी जो हमारे पास जीन है, जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम जो होता है वो सब के सब डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो जीन्स है उसके अंदर म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो म्यूटेशन कैसे होगा कि हमारे पास कोई भी जीन है, ये हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल दिस, और इस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट है और इस जीन्स के अंदर क्या होते हैं? कोडोन होते हैं जो कोड करते हैं मैसेंजर आरएनए के लिए। मैसेंजर आरएनए कोड करता है किसके लिए? और अमाइनो एसिड के लिए या प्रोटीन बनाता है। तो क्या है कि इसके अंदर ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। जब ये चेंजमेंट हुआ है तो इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर। तो ये सारा का सारा जो चेंजमेंट आता है जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर, इसकी वजह से जो डिसऑर्डर कोज होते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर आया है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर भी काफी टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आती है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो जीन म्यूटेशन की वजह से कॉज होते हैं, यही कहें कि दैट आर कॉज्ड बाय ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी जीन है, उस जीन के अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसकी जगह कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है तो उसकी क्या आएगा? उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। तो वो अगर उस टाइप का चेंजमेंट आता है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉज करता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, तो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं ये कॉज होते हैं किसकी वजह से? चेंजमेंट इन नंबर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम है या तो उसका नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या फिर उसकी शेप के अंदर चेंजमेंट आता है। अगर उसकी वजह से डिसऑर्डर कोज हो रहा है तो वो होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरा टाइप का होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है।
मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब जीन के अंदर म्यूटेशन होता है या चेंजमेंट आता है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कोज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो आता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इसके अंदर फिनाइलक्यूटिनुरिया, थैलेसीमिया भी आता है। फिनाइलक्यूटिनुरिया आता है, ठीक है। सिस्टिक फाइबर आता है या फाइब्रोसिस होता है ये। तो ये डिफरेंट टाइप के जो डिजीज आते हैं ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर से होते हैं, इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो आता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या आता है, कलर ब्लाइंड, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के अलावा एक दूसरा होता है हीमोफीलिया, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे हम। तो ऑटोसोमल जो होता है वो 4 ये डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटिनुरिया और सिस्टिक फाइबर, ठीक है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस और जो हीमोफीलिया है वो आता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो ये वो डिसऑर्डर होते हैं जो आपको पता है कि वे या तो जो क्रोमोसोम नंबर है या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए या फिर उसकी शेप के अंदर चेंजमेंट आए, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कोज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अभी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर देखे जाते हैं। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। इनके अलावा एक होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है डिजीज, वो भी इसी के अंदर आती है। तो डीप के अंदर पढ़ेंगे हम हर डिजीज को। तो आज हम शुरू करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल जो एनीमिया है वो एक डिजीज होती है, ठीक है, जो आती है किसके अंदर, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट बात क्या होती है कि भाई सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो आरबीसी होती है उसकी जो शेप होती है वो सिकल शेप हो जाती है। सिकल शेप का मतलब क्या होता है कि जो दराती होती है हमारी, जिससे आप फसल वगैरह काटते हो, उसकी जो शेप होती है उस टाइप में हो जाती है इस बीमारी के अंदर, इस डिजीज के अंदर, आरबीसी की शेप। तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया जाता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब जो हमारे पास जो आरबीसी होती है उसके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अभी जो हीमोग्लोबिन है ये काम करेगा क्या, कैरी ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है, ठीक है। एक चीज बता देता हूं कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है, पिगमेंट होता है, ये रेड कलर का पिगमेंट नहीं होता, ये पर्पल साइन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है तो इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है तो आप रेड नहीं बोलोगे, उसका रेड जो होता है वो बाद में होता है, शुरुआत के अंदर उसका जो कलर होता है वो पर्पल साइन होता है, ठीक है, चमकीला बैंगनी जिसको आप बोलते हो। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है तो उसका कलर हो जाता है रेड। अब जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन,
यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है, और बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जितनी भी सेल्स होती है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, जितनी भी सेल्स है उन सब के अंदर, तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पे वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होता है तो उसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन को, जैसे लंग्स से एल्यूलाई जो रीजन होता है, लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्यूलाई, तो उसके अंदर से जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो जो कैरियर होता है एक प्रकार से, वो वेक्टर के बारे में, वेक्टर नहीं बोल सकते हो आप, वो आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, तो साइन पर्पल का होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये कैरियर होता है किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन जब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर जो मेनली हम आरबीसीज के अंदर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आरबीसीज की जो शेप होती है वो इस शेप में हो जाती है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये होता है कि जो आरबीसी की शेप है वो सिक्कल शेप हो गई है, ठीक है। तो इसी वजह से जब इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसके अंदर भी डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये बाइंड करता है ऑक्सीजन से, तो अपनी हीमोग्लोबिन जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसको खो देता है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि एनीमिया क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिक्कल सेल एनीमिया मेनली ये कोई भी ब्लड वेसल्स हमारे पास, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है, आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस आरबीसी की जो शेप है वो इस टाइप से सिक्कल टाइप में हो गई है, तो ये क्या करता है कि जो एक प्रकार से एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जब यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो गया है तो क्या है कि भाई ब्लड जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। जो जब आगे नहीं जा पाएगा तो बॉडी के अंदर जो आरबीसी जो है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। तो एक प्रकार से क्या है कि जैसे आरबीसी शेप की होती है तो धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी जब डिस्ट्रॉय होती है तो इस डिजीज के अंदर आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो एनीमिया का मतलब अगर आप नॉर्मली बात करते हो एनीमिया का, तो एनीमिया के अंदर सीधी सी बात है कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई है, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो सीधी सी बात है कि हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो लगभग 4 से 5 ग्राम्स पर लीटर, कि 1 लीटर जो ब्लड है उसके अंदर होना चाहिए कितना, 12 से 13, ठीक है। अप्रोक्स एवरेज अगर मेल और फीमेल की बात करते हैं तो उसका लेवल अलग अलग होता है, लेकिन हम एवरेज 12 से 13 ग्राम्स पर लीटर लेके चलते हैं। अब ये इसकी नंबर जो है वो, इसकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब इसकी अमाउंट कम होती जा रही है तो सीधी सी बात है कि बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन आ जाएगा। अब जब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन आता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर आरबीसी जो है वो सिकल सेल की हो जाती है और डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन हो जाती है, इस वजह से इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात आती है कि भाई ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर क्या हो जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया के अंदर जब बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी को अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगी, तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो एकदम फॉल अप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब जो सिकल सेल एनीमिया है वो कोजेस किसकी वजह, मतलब उसके रीजंस क्या है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास अलील्स आएंगे वो क्या आएंगे, सेट होगा एक प्रकार से, एक जीन्स जो है उसके सेट ऑफ अलील्स आएंगे। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है वो HbA होता है, ठीक है। तो डिप्लॉइड है तो क्या आएगा, HbA, ठीक है। तो ये जो जीन है HB,
HB एक जीन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए। अब जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार से प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चेन होती है, एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड और एक होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है जो एक प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है ये आती है, इसके अंदर जो इंसान है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन आती है तो उसके अंदर ये कैरियर होगा, ठीक है। कैरियर होगा जो हीमोफीलिया को क्या करेगा, सॉरी जो सिकल सेल एनीमिया है उसको क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो HBS हमारे पास एक अलील से जीन्स का वो क्या होता है, डिफ्लेक्टेड होता है। डिफेक्टेड जीन्स होता है और HBA क्या होता है, नॉर्मल जीन्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। अब क्या होता है कि ये एक प्रकार से रेसेसिव डिजीज होती है। रेसेसिव डिजीज जो होती है वो क्यों होती है, ये कि जब जो कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो ये हमारे पास एक कंडीशन बनाई है हमने एलील्स की, जो जीन्स है उसके जो एलील्स हैं, तो उसके अंदर जो ये जो सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया के, वो अगर इस वाली कंडीशन के अंदर अपने सिम्टम्स शो नहीं करता तो वो एक रेसेसिव डिजीज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इस वाली कंडीशन है और पेशेंट मरता नहीं है, वो सिर्फ एज ए कैरियर होता है, तो वो एक रेसेसिव डिजीज होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इस वाली कंडीशन में आ जाता है तो वो जो इंसान होता है वो डाइड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि भाई इसके जो मेन रीजन है इसका वो क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि एक साइड में तो लेंगे हम नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का जीन्स है वो, और दूसरी साइड में लेंगे जो अफेक्टेड जीन्स होता है उसकी वजह से किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि HBA नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, कि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, सही है। दूसरा हम लेंगे HBS, इसके अंदर अफेक्टेड जीन्स है। तो इस जीन्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है DNA पे, तो ये हम DNA ले रहे हैं एक प्रकार से, या फिर ये कहें कि भाई जो HBA जो जीन्स है उसकी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये है ये क्या बनाएगा यहाँ पे, भाई ये DNA है, तो DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, ठीक है, मैसेंजर RNA, ठीक है। प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। अब जो इसका जो ये जो DNA का जो टुकड़ा है हमारे पास, या जो जीन्स है HBA, इस पे ये जो टाइप का क्या है, ये एक सीक्वेंस है। तो ये जो मैसेंजर RNA बनाएगी उसके अंदर आएगा, जो ये वाला जो है ये वाला, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन अगर इसका होता है तो हमारे पास मैसेंजर RNA जो बनता है वो बनेगा GAG वाला, ठीक है। आगे के हम नहीं ले रहे हैं। अब ये जो GAG है ये क्या है, मैसेंजर RNA पे एक पर्टिकुलर कोडॉन है, ठीक है। अब ये GAG जो है ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, इसको ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आगे पीछे की जो सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो वैलाइन, हिस्टीन, ल्यूसीन,
ये अमाइनो एसिड की एक चेन है, तो इसके अंदर जो GAG है वो क्या बना रहा है, ये अमाइनो एसिड बना रहा है 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है, ये फोर्थ अमाइनो एसिड है, फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7 है। तो ये अमाइनो एसिड बना रहा है ये, ठीक है। तो जब ये अमाइनो एसिड की जो चेन बन रही है हमारे पास, तो ये तो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पेप्टाइड चेन जो है, इसके अंदर क्या है कि 7 अमाइनो एसिड्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है नॉर्मल। तो नॉर्मल के अंदर क्या है कि हमारे पास कोई भी एक जीन है, इसको हम बोल रहे हैं HbA, जो रेस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और हीमोग्लोबिन के अंदर ये एक बीटा चेन ली है हमने, ठीक है। 2 चेन होती है, तो एक ही चेन ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई जो DNA है वो सीधी सी बात है कि RNA बनाता है, ठीक है। और RNA जो होती है वो बनाती है प्रोटीन्स, क्योंकि उस पे RNA पे जो कोडोन्स होते हैं वो पर्टिकुलर कोडोन जो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो हमारे पास DNA का एक सेगमेंट है जिसको हम जीन बोल रहे हैं, ठीक है, उस पे और भी कोडोन्स हैं, लेकिन हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बनाएगा मैसेंजर RNA, उस पे पर्टिकुलर्स बेसिस आएंगे। अब ये जो मैसेंजर RNA है, इसका जो ये वाला जो कोडोन है, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है। तो आगे 5 अमाइनो एसिड और बनेंगे और पीछे एक ग्लूटामिक एसिड दूसरा बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये कोड कर रहा है इस ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है नॉर्मल। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया जो है उसमें जो डिफेक्टेड जीन्स होता है, हम उसको डिनोट करते हैं SBS से। अब इसके अंदर क्या है कि भाई ये जो थाइमिन है, इसकी जगह क्या आ जाता है, एडेनिन आ जाता है। इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, एडेनिन। तो थाइमिन की जगह जब एडेनिन आएगा तो यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो बेस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एडेनिन है वो आ गया है किसकी जगह, थाइमिन की जगह। जब एडेनिन आएगा यहाँ पे तो इसके जो बेस पेयर्स वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये किससे ज्वाइन करेगा, G से करेगा। और जब एडेनिन आया है यहाँ पे तो इसकी जगह इससे बेस पेयर जो दूसरा जो बेस है जो इसके साथ एक प्रकार से बॉन्डिंग करेगा, वो कौन आएगा, थाइमिन आएगा। साइटोसिन है तो ग्वानोसिन आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जो होता है वो जुड़ता है ग्वानोसिन के साथ। ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है 4, ठीक है, जो DNA के अंदर पाया जाता है। अब मेन बात आती है यहाँ पे कि भाई ये हमारे पास आ गया कि डिफेक्टेड जीन्स आ गए। डिफेक्टेड जीन जो है उसके अंदर क्या हुआ है कि जो थाइमिन था हमारे पास, ठीक है, HbA के पास, उसकी जगह एडेनिन आ गया है। अब जो एडेनिन है उसके साथ आपको पता है कि बेस पेयरिंग कौन करेगा, थाइमिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोसेस होता है यहाँ पे तो इसके अंदर क्या आता है कि जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं तो ये वाला जो एक प्रकार से बेस जो होते हैं किस पे, DNA पे, तो ये मैसेंजर RNA क्या बनाएगा हमारे पास, GUG बनाएगा, ठीक है। अब इसने GUG तो बना दिया, क्योंकि देखो ये कोई भी DNA है हमारे पास, तो इस पे A, C और G है, ठीक है। अगर ये वाला बेस, ये वाले जो 3 बेस हैं, ये अगर कोड कर रहे हैं DNA से, जब RNA बन रहा है यहाँ पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा इसका, एडेनिन जो होता है उसके साथ जो बेस पेयर करता है,
यानी ये जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आता है मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के अंदर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आता है वो थाइमिन तो आता नहीं है, यूरेसिल आएगा। थाइमिन जो है उसका एडिनोसिन आएगा और गानोसिन है उसका सी आएगा। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे आपको बेसिस मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि जो जीयूजी है ये हमें मैसेंजर आरएनए पे 3 बेस मिलेंगे, ठीक है। अब जो मैसेंजर आरएनए है इस पे जो हमारे पास ये वाले जो हैं इसको हम बोलते हैं कोडोन, और ये जो कोडोन होते हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। और अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। अब देखो यहां पे आना चाहिए था क्या, जीएजी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया है, जीयूजी आ गया है। अब क्या है कि जो जीएजी है वो बना रहा था क्या, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाएगा एक वेलाइन अमाइनो एसिड्स होता है वो आ जाएगा। अब देख वेलाइन अमाइनो एसिड्स आएगा तो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड जो बनाया है यहाँ पे इसकी जगह कौन आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास बनना चाहिए था वो तो नहीं बनता, ये बन जाती है। तो सीक्वेंस बनती है पेप्टाइड चेन के अंदर ऑफ बीटा पेप्टाइड चेन। तो जब ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है तो आपको पता है कि नॉर्मल से जब चेंजमेंट होकर दूसरा अमाइनो एसिड जब आ गया तो ये बॉडी के अंदर क्या कोज करेगा, डिजीज कोज करेगा और ये डिजीज कौन सी होगी, सिकल सेल एनीमिया होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं दोबारा बताता हूं एक बार। देखो भाई नॉर्मल जो जीन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो एचबीए जीन्स होता है जो क्या बनाता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जो जीन्स है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। अब इस जीन्स पे हम पूरे को तो लिख नहीं रहे, इस जीन्स को इस जीन्स पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास डीएनए पे सीक्वेंस है और ये बनाएगी मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए जो आया हमारे पास जीएजी वो कोड करता है किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो ये कंडीशन है नॉर्मल। अब जो हमारे पास एचबीएस जो है वो जीन्स है एक, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हम ले रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो थाइमिन जो था यहाँ पे वो चेंज हो गया, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ और वो रिप्लेस हो गया किससे, एडेनिन से। तो इस थाइमिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया यहाँ पे। तो जब एडेनिन आया है तो क्या ले रहेंगे, तो भाई एडेनिन जो आया है तो उसके साथ कौन बेस पेयरिंग करेगा, थाइमिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है यहाँ पे उसके अंदर क्या है कि जो थाइमिन जो है, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा हमारे पास उस पे जो ये वाला कोड करेगा वो जीयूजी को कोड करेगा, एक प्रकार से कोडोन आएगा ये। अभी जो जीयूजी होता है ये कोड करता है किसके लिए, वेलाइन के लिए, ठीक है। तो जो ग्लूटामिक एसिड जो बनना चाहिए था हमारे पास वो ना बन के ये वेलाइन बन जाता है यहाँ पे। अब जब वेलाइन बन गया यहाँ पे तो क्या है कि जो पेप्टाइड जो चेन है हमारे पास, बीटा पेप्टाइड चेन जो है उसके अंदर क्या आ गया, एबनॉर्मलिटी आ गई और ये कोज कर देता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दूसरी बात इसका एक बेनिफिट भी होता है कि जो मलेरिया होता है उस मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम जो एक स्पीसीज है मलेरिया कोज करने वाला जो प्रोटोजोआ है उसकी, प्लाज्मोडियम जो है उसकी 3 स्पीसीज होती हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो भी इन्फेक्ट करता है किस पे, आरबीसीज पे। अब आरबीसी की शेप यहाँ पे चेंज हो गई है तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। तो क्या है कि जिस इंसान के अंदर ये सिकल सेल एनीमिया होती है उसके अंदर मलेरिया जो डिजीज होती है वो कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके डिफरेंट जो और जो डिजीज है इससे रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया। थैंक्स फॉर टुडे।